बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 14 पार्टिकल फ़िज़िक्स का इख्तिताम किया था। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 14 पार्टिकल फ़िज़िक्स की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन फिर न्यूमेरिकल्स और एट द एंड हम इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे यूनिट की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग किसी भी लेक्चर तक एक्सेस करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज विद द शॉर्ट क्वेश्चन। एंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई डज बीटा माइनस डीके लीड्स टू एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस while बीटा पॉजिटिव डीके रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए। कहता है कि बीटा नेगेटिव के दौरान किसी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर इंक्रीज़, जबकि बीटा प्लस के दौरान किसी भी न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज़ क्यों करता है। वेल इसका आंसर करने के लिए आपको बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डिके का जो मैकेनिज़्म है उसका आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देखिए इसके मैकेनिज़्म को मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने वापस लिखा है कि जो आपके पास बीटा नेगेटिव है इसका मैकेनिज़्म ये है कि बीटा नेगेटिव डिके के दौरान एक न्यूट्रॉन डिके होता है, वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव बीटा पार्टिकल भी इमिट होता है और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। जबकि बीटा पॉजिटिव का मैकेनिज़्म ये है कि एक प्रोटॉन डिके होता है जिससे आपके पास एक न्यूट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन यानी बीटा पॉजिटिव पार्टिकल और एक न्यूट्रिनो इमिट होता है। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये कह रहा है कि आपके पास नेगेटिव बीटा के दौरान जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ क्यों करता है। तो उसकी वजह ये है कि कंसीडर करें आपके पास ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है जी, न्यूक्लियस में आपके पास है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। अब आप लोग जानते हैं जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है किसी भी न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डिके होने से पहले इसमें टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं? 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होगा Z=2। नाउ अब इसमें से चूँकि नेगेटिव बीटा डिके के दौरान एक न्यूट्रॉन जो है ये डिके हो जाएगा। तो ये न्यूट्रॉन तो हो गया डिके। ये न्यूट्रॉन डिके होके किस में कन्वर्ट हो गया? एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो ये न्यूट्रॉन तो चला गया प्रोटॉन में। तो अब देखें तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए? 3। तो आपके पास देखें तो Z=3 हो गया है। तो आपके पास जो इसका एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया, या चार्ज नंबर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। बट यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ ना, साथ में चूँकि SLO बेस में ये चीज़ पूछी जा सकती है कि मास नंबर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखें जब आपके पास न्यूट्रॉन डिके नहीं हुआ था, अभी प्रोटॉन नहीं बना था, तो 2 + 2 4 इसका एटॉमिक मास था। जबकि जब न्यूट्रॉन डिके हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक प्रोटॉन में। तो जो न्यूट्रॉन में कमी आई वो प्रोटॉन ने पूरी कर ली, लिहाजा मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव बीटा डिके आपके पास एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। अब चूंकि एटॉमिक नंबर को हम डिफ़ाइन करते हैं विद अ टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो देयरफॉर एक प्रोटॉन में इजाफे की वजह से जो आपका एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ करेगा। अब ये चीज़ अगर आप समझ गए तो पॉजिटिव बीटा की बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसमें बेसिकली आपके पास ये होता है कि एक प्रोटॉन जो है वो डिके होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी सिचुएशन अगर मैं पहली वाली बनाऊँ तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि डिके से पहले यानी बिफोर आपके पास 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो बिफोर आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 2। अब आफ्टर क्या होगा कि एक प्रोटॉन चूँकि डिके हो गया, प्रोटॉन डिके हो गया तो ज़ाहिर है जो चार्ज नंबर है वो डिफ़ाइन होता है, यहाँ से ये प्रोटॉन डिके हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में। तो देखिए अब एक ही प्रोटॉन बचा है तो Z=1, यानी आपके पास जो एटॉमिक नंबर है दिस इज़ डिक्रीज़्ड बाय 1। बट यहाँ पे भी अगर आप मास नंबर देखेंगे तो 3 + 1 4। अगेन जो मास नंबर है वो कांस्टेंट रहता है। तो देयरफॉर आपके पास पॉजिटिव बीटा डिके के दौरान ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू अ न्यूट्रॉन, चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1, while during negative beta decay the decay of neutron cause an increase in proton which cause the increase in its atomic number। तो आई होप कि ये बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली होगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। होप्स हो कि जब आप इसको एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ये बात आप लोग समझ जाएंगे कि ड्यूरिंग beta negative decay a neutron decays into the proton which leads to increase in atomic number। the decay process is given as, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। जबकि बीटा पॉजिटिव डिके के दौरान क्या होता है कि एक प्रोटॉन
डिके होता है इनटू द न्यूट्रॉन विच लीड्स टू डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर। द डिके प्रोसेस इज गिवन एज। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है कि एक्सप्लेन हाउ मैस एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल एज एक्सप्रेस बाय आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर इज रेलिवेंट टू अंडरस्टैंडिंग द एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज अल्फा डिके। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोई भी आपके पास डिके का प्रोसेस हो, लाइक अल्फा डिके हो गया या कोई भी न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहा हो, तो उस न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है उसको ये आइंस्टाइन की इक्वेशन इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर ये कैसे एक्सप्लेन करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे मैं एक अल्फा डिके की ही एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपके पास एक यूरेनियम का एटम है, न्यूक्लियस है, ये डिके होता है विद द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल और साथ में थोरियम बनता है। इसमें जो चीज़ डिके हो रही होती है इसको हम रिएक्टेंट्स या पेरेंट न्यूक्लियस कहते हैं, और जो चीज़ जिस चीज़ में डिके होती है उसको हम प्रोडक्ट्स, या जैसे यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट्स आपके पास क्या होंगे, एक अल्फा पार्टिकल और दूसरा ये जो न्यूक्लियस से एक स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा इसको हम डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। अब आपके पास हमेशा ये होता है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स या पेरेंट्स का मैस होता है ये ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे जो मैस है ये आपके पास ज़्यादा होता है, और जो आपके पास प्रोडक्ट्स का मैस है या जो डॉटर न्यूक्लियाई और प्लस जो पार्टिकल लिमिट होता है इसका मैस हमेशा क्या होता है, कम। अब यही जो प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स का जो आपके पास सॉरी डॉटर न्यूक्लियाई या पार्टिकल है उसका जो मैस है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द रिएक्टेंट और पेरेंट न्यूक्लियस। यही जो मैस में कमी है ना, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर, यही जो कम हुआ मैस है ये आपके पास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। इसी चीज़ को फिर एक्सप्लेन किया था किसने, ये आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन ने, किसमें जो आपके पास रिएक्शंस के दौरान एनर्जी इमिट हो रही थी कि वो बेसिकली क्यों इमिट होती है। यूनिट 13 रिलेटिविटी में आपने वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैस एनर्जी इक्विवेलेंस में ये चीज़ डिटेल से पढ़ी होगी कि आपके पास न्यूटन ये आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर, इसी ने ही आपके इस क्वेश्चन का आंसर किया था कि वाई एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दी न्यूक्लियर प्रोसेसेस और न्यूक्लियर रिएक्शंस या न्यूक्लियर डिके। तो बात समझ में आ गई है कि किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि आपके पास ये जो रिएक्टेंट्स या पेरेंट्स हैं इनका मैस ज़्यादा होगा, और जो आपके पास प्रोडक्ट्स या डॉटर न्यूक्लियस प्लस पार्टिकल बनते हैं इनका मैस कम होगा। यही जो मैस में कमी है ये आपके पास कन्वर्ट होती है किसमें, एनर्जी में, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन। इसी चीज़ को आपने प्रॉपरली पेपर में कैसे लिखना है जी, कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर प्रोसेस और डिके प्रोसेस सच एज अल्फा डिके द मैस ऑफ प्रोडक्ट यानी कि डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल का इसका लेस देन होता है टू द रिएक्टेंट्स यानी कि पेरेंट्स न्यूक्लियस से। तो यही जो आपके पास डेफिसिट मैस यानी कम हुआ मैस है ये कन्वर्ट होता है इनटू एनर्जी में बाय आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, दैट इज मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डू द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूक्लियन कंजर्वेशन एंड चार्ज कंजर्वेशन इन न्यूक्लियर रिएक्शन reflect deeper symmetries and conservation laws present in the fundamental interaction of subatomic particles। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये स्टेटमेंट सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ कि इसमें वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जितने भी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, दो चीज़ें हैं, ठीक है जी। एक नंबर 1 न्यूक्लियर रिएक्शंस और नंबर 2 जितने भी आपके पास फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। इन दो चीज़ों के दरमियान दौरान जो आपके पास कंजर्वेशन लॉज हैं, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये डीप सिमेट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या क्यों करते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले तो कंसेप्ट क्लियर करें कि सिमेट्री से क्या मुराद होती है। देखिए किसी भी सिस्टम की कोई खूबी हो उसके पास, तो सिस्टम में अगर हम वो चेंज लाएं तो उससे वो खूबी चेंज ना हो तो उसको हम कहते हैं कि इस सिस्टम में उस खूबी के लिहाज से सिमेट्री पाई जाती है। मैं अपनी बात को एक मिसाल से आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए मान लें कि मेरे हाथ में ये एक रेड बॉल है, अब ये पूरी गोल है। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 2 सेकंड्स के लिए आप आइज़ बंद करें और मुझे बताइएगा आइज़ खोल के 2 सेकंड के बाद कि क्या इस बॉल को मैंने घुमाया है अपने हाथ में या नहीं। तो जब आप 2 सेकंड्स के बाद अपनी आइज़ को खोलेंगे तो आपके लिए ये जज करना मुश्किल होगा कि वो बॉल घूमी है या नहीं घूमी। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वो दिखने में मुकम्मल परफेक्ट गोल है, दूसरी चीज़ ये है कि उसका सिर्फ़ एक सिंगल कलर है और वो है रेड। तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये घूमी है या नहीं, चूँकि वो दिखने में हर जगह से एक जैसी लगेगी। तो बॉल को अगर आप अपना एक सिस्टम कंसीडर कर लें तो इसमें ये जो इसका घुमाना है इसको मैं चेंज कंसीडर कर लूँ, और ये जो कलर है
ये इसकी अगर आप खूबी कंसीडर कर लें तो देखें, ये जो घुमाना यानी सिस्टम में चेंज लाया मैंने, उससे इसकी ये जो कलर की सिमेट्री है ये चेंज नहीं हुई है। ठीक है? तो हम कहते हैं कि इसमें चेंज लाने से इसकी इस खूबी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी इसमें कलर की सिमेट्री पाई जाती है, या चूँकि ये गोल थी तो उस वजह से इसमें ज्योमेट्रिक सिमेट्री पाई जाती है। बात समझ में आ गई है? सिमेट्री का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हुआ है कि किसी भी सिस्टम के पास ऐसी खूबी कि अगर हम उस सिस्टम में कोई चेंज लाएँ तो वो चेंज लाने से वो खूबी चेंज ना हो, उस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तो हम कहते हैं कि उसमें ये सिमेट्री पाई जाती है। ठीक हो गया? अब आप जानते हैं कि ये हमने कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जितने भी आपके पास न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं या न्यूक्लियर डिके के प्रोसेस हो, या इवन आपने देखा है कि जो आपके पास पार्टिकल्स के दरमियान फंडामेंटल इंटरेक्शंस होते हैं, लाइक वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन या ग्रेविटेशन का, इन तमाम रिएक्शंस या ये तमाम रिएक्शन इस अंदाज में होने चाहिए कि आपके पास जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो ओबे हों। इसको हमने प्रॉपर्ली एग्जांपल से भी देखा था। इवन अगर आप इसी एग्जांपल में देखें तो ये जो आपके पास चार्ज है, रिएक्शन से पहले ये 92 है, रिएक्शन के बाद भी 2 + 90 92 ही है। इसी तरह से अगर मैथ्स देखें तो वो 238 है, यानी न्यूक्लियॉन नंबर। तो 4 + 234 238। तो जो न्यूक्लियॉन नंबर है ये भी आपके पास रिएक्शन से पहले और बाद सेम है। इसी को हम कंजर्वेशन लॉज ऑफ न्यूक्लियॉन और कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो देखें ना, आपके पास कोई भी डिके का प्रोसेस हो, यानी कोई भी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा हो, या कोई भी आपके पास पार्टिकल के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा हो, उसके दौरान चार्ज भी कंजर्व रहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर्स भी कंजर्व रहते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका मतलब आपके पास सिस्टम के पास अगर ये खूबी है कि सिस्टम के पास डिके होने से पहले या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले जितना चार्ज मौजूद है, तो उसकी ये खूबी फिर मेंटेन रहेगी, यानी उसमें वो सिमेट्री पाई जाएगी। और इसी तरह से सिस्टम के पास अगर रिएक्शन से पहले जितने नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स हैं, रिएक्शन के बाद भी उतने ही रहेंगे, तो हम कहेंगे इसमें सिमेट्री पाई जाती है। तो दोनों आपके पास जो लॉज़ हैं, कंजर्वेशन चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन, ये आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं किसको? डीप सिमेट्री को इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो होप्स हो कि अब ये बात आप लोगों को जनरली समझ आ गई होगी। इसको प्रॉपर्ली आपने ऐसे लिखना है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस या फंडामेंटल इंटरेक्शन ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो चार्ज नंबर है इसको कंजर्व रखती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल या एक सिंगल पार्टिकल से आप चार्ज को ना तो एक्स्ट्रा कोई उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उस पे जो चार्ज है उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कंजर्व क्वांटिटी है, यानी उसकी खूबी बरकरार रहती है, यानी उसमें सिमेट्री पाई जाती है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरह से जो न्यूक्लियॉन नंबर हैं वो कंजर्व रहते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके पास जो बारियन नंबर है, ये बारियन नंबर मैं अपने हेड्रॉन वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसके पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है किसी भी सिस्टम के पास, उसमें नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स का कंजर्व रहना ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ़ बारियन्स जो हैं वो कंजर्व रहते हैं। यानी हम ना तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियॉन्स उसमें रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस करवा सकते हैं, और ना पहले से जो मौजूद है उनको डिस्ट्रॉय करवा सकते हैं। लाइक इन दिस केस आप ये चीज़ देख सकते हैं कि रिएक्शन से पहले भी जितने न्यूक्लियॉन्स थे, रिएक्शन के बाद में ही वो न्यूक्लियॉन्स हैं। तो आपने देखा कि चार्ज भी कंजर्व और आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर भी कंजर्व, यानी कि इस सिस्टम में सिमेट्री पाई जाती है। ये कंजर्वेशन लॉज इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो होप्स हो कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों ने ग्रैब कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज कैन एंटी मैटर बर्न। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एंटी मैटर, या जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें ना, तो देखें किसी भी मैटर को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन खुद एक मैटर है। अब हम जानते हैं कि एंटी मैटर जब मैटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो दोनों एक दूसरे को एनहिलेट कर लेते, निगल जाते, डिस्ट्रॉय कर लेते विद द इमिशन ऑफ गामा रे। तो इसी वजह से फिर एंटी मैटर को हम बर्न नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगी तो वो फ़ौरन से इमीडिएट एनिहिलेशन होगी, जिससे जो एनर्जी है वो, जैसे नॉर्मली आपके पास जलने का प्रोसेस होता है ना, स्लो स्लो उसके दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, वैसे आपके पास स्लो जलने का प्रोसेस नहीं होगा, बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि वो इमीडिएट एनिहिलेशन होगी, जिससे कि आपके पास एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ गामा रे फोटोन। दूसरी बात कि मान लें कि अगर एंटी मैटर ने बर्न होना ही है तो फिर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बर्न नहीं हो सकता।
एंटी मैटर फिर एंटी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा। तो ज़ाहिर है एंटी ऑक्सीजन ना तो अभी तक डिस्कवर हुई है और ये हाइपोथेटिकल है। तो ये दोनों रीजंस हैं जिसकी वजह से एंटी मैटर बर्न नहीं हो सकता है। तो होप सो कि आपको मेन आइडिया समझ आ गया होगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी लिखा है जी कि नो एंटी मैटर कैन नॉट बर्न एज नॉर्मल मैटर बर्न्स नॉर्मली। एनी मैटर बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ इटसेल्फ अ मैटर। So when an antimatter will come in contact with the oxygen यानी कि matter, there will be immediate annihilation releasing a gamma ray photon. Moreover, antimatter to burn will require an antioxygen which is hypothetical and undiscovered. That's why antimatter cannot burn. I hope कि क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट एटलीस्ट 3 एप्लीकेशंस ऑफ एंटी मैटर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। पहली जो इसकी एप्लीकेशन है जी, इसको जो आपके पास एक एंटी मैटर है एंटी प्रोटॉन, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। नंबर 2 आपके पास एक जो है एंटी पार्टिकल जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, ये आपके पास इस्तेमाल होता है पीईटी टेक्नोलॉजी में, यानी कि पॉजिट्रॉन इमिशन टोपोग्राफी। जिस तरह से हम एक्सरेज की मदद से बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की इमेजेस बना सकते हैं, इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, इसी तरह से पॉजिट्रॉन इमिशन के थ्रू हम प्रीसाइज एक्सरे से भी बेहतर इमेजेस हम लोग हासिल कर सकते हैं ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसी तरह से हम देखें तो जो पीईटी स्कैन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इवेल्युएट करने के लिए ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड ब्रेन, और इसी तरह से इट कैन आल्सो यूज़ फॉर द डिटेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ द कैंसर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। तो हम फिर प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि व्हाई आर ग्लूऑन्स शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स। देखें वेरी सिंपल आंसर कि जो ग्लूऑन्स हैं वो चूँकि एक्सचेंज पार्टिकल हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस किस के दरमियान एग्जिस्ट करती है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? वो तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब फिर चूँकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एग्जिस्ट करने वाली जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो एक शॉर्ट रेंज फोर्स है जो कि सिर्फ न्यूक्लियस तक ही महदूद रहती है। तो देयरफॉर इस फोर्स को कैरी करके लेके जाने वाला जो पार्टिकल है ग्लूऑन, वो भी एक शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल होगा। बात समझ में आ गई है? यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है जी कि ग्लूऑन्स आर कंसीडर्ड एज द एक्सचेंज पार्टिकल बिकॉज दे कैरी अ कलर चार्ज देमसेल्फ। अच्छा ये देखें, जो आपके पास ग्लूऑन्स हैं ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान एक्सचेंज होते हैं ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स चूँकि क्वार्क्स से मिलकर बने हैं तो क्वार्क्स पे भी कलर चार्ज होता है, और इनके दरमियान ये जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं ना ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्लूऑन, इस पे भी कलर चार्ज होता है। इसीलिए आपके पास ये हमेशा से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान ही एग्जिस्ट कर पाता है ये पार्टिकल, जबकि न्यूक्लियस से बाहर ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता। वही चीज़ इसने यहाँ पे जो है वो मैंने लिखी है कि पार्टिकल बिकॉज दे कैरी अ कलर चार्ज देमसेल्फ विच मीन्स दे कैन इंटरेक्ट विद द अदर ग्लूऑन्स creating a strong force that is effectively confined within the very small area, limiting the range of strong nuclear force to the size of an atomic nucleus. इसके बाद बेशक आप ये लिख लें कि since gluons are the exchange particle of strong nuclear force, therefore they are also confined to the within the nucleus, therefore they are short range exchange particles. बात समझ में आ गई है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है जी कि वाई डू ग्लूऑन्स इंटरेक्ट विद द पार्टिकल्स इन द फर्स्ट 2 रोज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग ये स्टैंडर्ड मॉडल देखें। स्टैंडर्ड मॉडल में जो आपको फर्स्ट 2 रोज नज़र आ रही हैं इसमें ज़रा देखें कौन से पार्टिकल्स हैं। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि इसकी पहली 2 रोज में तो सिर्फ क्वार्क्स मौजूद हैं, उसी के जो 6 फ्लेवर्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, ऐसा ही है। अब देखें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया है कि आपके पास जो ग्लूऑन्स हैं उन पे भी कलर चार्ज है, और जो आपके पास क्वार्क्स हैं इन पे भी कलर चार्ज होता है। तो एक कलर चार्ज वाला पार्टिकल हमेशा रिस्पॉन्ड करता है दूसरे कलर चार्ज वाले पार्टिकल को। इसी वजह से जो ग्लूऑन्स हैं वो फिर सिर्फ क्वार्क्स को ही रिस्पॉन्ड करेंगे विच आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट 2 रोज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है जी। जबकि जो बाकी पार्टिकल्स हैं लाइक लेप्टॉन्स वगैरह आ गए तो वो आपके पास न्यूक्लियस से बाहर पाए जाते हैं, उनके ऊपर वो कलर चार्ज नहीं होता। देयरफॉर जो आपके पास ग्लूगॉन्स है वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं क्योंकि उन पे कलर चार्ज नहीं होता। ग्लूगॉन सिर्फ उन्हीं पार्टिकल को रिस्पॉन्ड करेंगे जिनके ऊपर कलर चार्ज होगा, और वो सिर्फ कौन से हैं? क्वार्क्स। ठीक है, यही बात मैंने लिखी है कि ग्लूगॉन्स आर द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स
which acts between the proton and neutron within the nucleus, which are made up of quarks. Since the quarks are found in the first two rows of standard model, therefore gluons जिनके ऊपर कलर चार्ज होता है इंटरेक्ट करते हैं क्वार्क्स के साथ जिनके ऊपर भी आपके पास कलर चार्ज ही होता है विद द पार्टिकल इन द फर्स्ट, यानी कि जो कि कौन से पार्टिकल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट टू रोज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये इंटरेक्ट नहीं करते हैं विद द लेप्टॉन्स के साथ क्योंकि लेप्टॉन्स जो हैं डोंट कैरी द कलर चार्ज विच ग्लूऑन्स रिस्पॉन्ड टू। तो होप्स हो कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट आर फेनमैन डायग्राम्स, व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल्स दीज डायग्राम गिव्स। आसान सी बात देखें, फेनमैन डायग्राम्स के बारे में मैंने आपको ये बता रखा है जी के पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन होते हैं, उनको जब हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उन्हीं डायग्राम्स को हम फेनमैन डायग्राम्स कहते हैं। ये डायग्राम्स हमें क्या क्या बताती हैं, देखें ये डायग्राम में बताती हैं पार्टिकल्स और उनकी ट्रेजेक्ट्रीज यानी लाइंस और एरोज से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स कैरियर जो कि वेवी या कर्ली लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर फोटॉन्स एंड ग्लूऑन्स, और इंटरेक्शन पॉइंट्स फेयर पार्टिकल कोलाइड आर डिके। एक फेनमैन डायग्राम को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जी कि ये हमने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ रखी है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन को अप्रोच कर रहा है, दोनों चूंकि नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं तो बीच में जब ये इस पॉइंट के ऊपर पहुँचेंगे यानी जहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगेंगे तो दरमियान में एक गेमा रे फोटॉन को एक्सचेंज करते हुए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी रिपल्सिव फोर्स के थ्रू एक दूसरे को रिपल करते हुए किसी अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाएंगे। तो देखें हमने पार्टिकल्स को भी रिप्रेजेंट किया फेनमैन डायग्राम में और एरोज़ की मदद से इनके पाथ या ट्रेजेक्टरीज़ को भी रिप्रेजेंट किया। इस कर्ली लाइन की वजह से जो है हमने इनके दरमियान एक्सचेंज होने वाले पार्टिकल को भी जो है वो उसको भी उसको भी हमने विजुलाइज करवाया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें फेनमैन डायग्राम्स प्रोवाइड करती हैं फॉर दी अबाउट द पार्टिकल। ठीक है जी, दिस डायग्राम हेल्प अस टू प्रिडिक्ट आउटकम्स ऑफ द पार्टिकल रिएक्शन इन कंजर्वेशन लॉज लाइक एनर्जी या चार्ज की बात हो रही है। तो होप्स हो कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। तो ये एक डिफरेंस टेबल है जी, इसमें आप लोग देख सकते हैं। पहली आसान सी बात कि आपके पास जो है क्वार्क्स, तो क्वार्क्स के ऊपर कोई क्वार्क्स जो है वो कलर चार्ज रखते हैं जबकि लेप्टॉन्स के ऊपर कोई कलर चार्ज नहीं होता। क्वार्क्स के ऊपर जो चार्जेस हैं यानी ये इन्फॉर्मेशन है जो कि ये डिफरेंस है जो कि आप इन्फॉर्मेशन की बेस पे क्रिएट कर सकते हैं। जो क्वार्क्स है उन पे फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं जबकि इनके ऊपर इंटीजर चार्जेस होते हैं। यानी आप इस हिसाब से ये भी लिख सकते हैं कि जो फ्रैक्शनल चार्ज यानी क्वार्क्स जो हैं ये आपके पास फर्मियॉन्स हैं, लेप्टॉन्स जो हैं ये आपके पास बोसॉन्स हैं। इसी तरह से जो क्वार्क्स हैं ये न्यूक्लियस से बाहर कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते यानी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि आपके पास जो हैं लेप्टॉन्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स ये एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्रीली। आप जानते हैं कि जो क्वार्क्स है ना ये चूँकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कंपोजिशन में मौजूद होते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो किस में एग्जिस्ट करती है, वो इन्हीं दो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है ना। तो ये जितने भी नेचर में बेसिक इंटरेक्शंस हैं ख़ास तौर पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि जो लेप्टॉन्स हैं इसके बारे में हमने टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अलावा किसी भी ये बाकी सारे इंटरेक्शन में तो इंटरेक्ट करेंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ये ब्लाइंड होते हैं चूँकि ये हमेशा न्यूक्लियस से बाहर एग्जिस्ट करते हैं। इनकी मिसाल में आप क्वार्क्स के 6 फ्लेवर की एग्जांपल दे सकते हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, टाउ पार्टिकल उसका न्यूट्रिनो, म्यूऑन और उसका न्यूट्रिनो, ये मैंने आपको बताया था कि 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो दिस इज़ अ डिफरेंस टेबल, आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 जी, व्हाट एडवांटेजेस डज सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर हैव ओवर द लीनियर। तो आसान सी बात देखें, ये जो लीनियर है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जगह ज़्यादा चाहिए होगी। तो ऑब्वियसली एक स्पेस की हमारे पास एडवांटेज है कि अगर हम लीनियर के बजाय सर्कुलर को इस्तेमाल करें, जैसे वहाँ पे आपने एक एक्सेलेरेटर पढ़ा था जिसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि वो ऑलमोस्ट शायद कितना था कि 2 माइल्स उसकी लेंथ थी यानी कि रफली 3.2 किलोमीटर्स हमने पढ़ा था। तो इतनी लंबी इंस्टॉलेशन यानी इतनी बड़ी स्पेस के बजाय अगर हम सर्कुलर को इस्तेमाल करेंगे तो वो छोटी सी जगह में इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी थी कि जो आपके पास सर्कुलर एक्सेलेरेटर है उसमें पार्टिकल हर टर्न में ज़्यादा स्पीड गेन करते हैं। तो जो सर्कुलर एक्सेलेरेटर्स हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पार्टिकल्स को एज़ कम्पेयर टू लीनियर वाल। यही चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं जी कि सबसे पहले हाई एनर्जी
जो है वो पार्टिकल सर्कुलेट रिपीटेडली गेनिंग मोर एनर्जी, यानी सर्कुलेटरी जो है सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करेगा। नंबर 2, ये कम्पैक्ट डिज़ाइन का होगा, यानी सर्कुलर एक्सेलरेटर रिक्वायर्स लेस फिजिकल स्पेस देन लॉन्ग लीनियर एक्सेलरेटर्स। और तीसरी बात, मल्टीपल कोलिजन के पार्टिकल कैन बी मेड टू कोलाइड मल्टीपल टाइम्स एट कंट्रोल्ड पॉइंट्स, के एक ही पॉइंट के ऊपर हम अपने पार्टिकल को बार बार कोलाइड करवा सकते हैं इन द सर्कुलर एक्सेलरेटर, जबकि लीनियर एक्सेलरेटर में ऐसा मुमकिन नहीं होता है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं जी, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड स्ट्रिंग थ्योरी? In general, how we determine if a particle reaction or decay occur. तो this is the difference between quantum field theory and string theory. आप जानते हैं कि according to quantum field theory आपके पास जो particles हैं they are the excited state of a quantum field, जबकि string theory के according आपके पास जो particles हैं they are tiny vibrating strings. इसके according आपके पास force जो है वो generate होती है जब particles आपस में interact करते हैं with the exchange of a particle, जैसे लाइक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स का जनरेट होना इज़ ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड ग्लूऑन। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, दिस इज़ ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल विच इज़ कॉल्ड फोटोन। इसी तरह से हमने और डिफरेंट इंटरेक्शन डिटेल में डिस्कस किए थे। तो कहने का मतलब क्वांटम फील्ड थ्योरी ये कहती है कि पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा वो एक एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल की वजह से होगा, और जो मैस जनरेट होगा वो एक हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से होगा। जितना कोई पार्टिकल हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा वो मैस गेन करेगा, जितना कम करेगा उतना कम मैस गेन करेगा। उसके मुकाबले में अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो ये कहती है कि जो आपके पास पार्टिकल्स हैं चूँकि वो टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से मिलकर बनी है, डिफरेंट वाइब्रेशंस की बेस के ऊपर पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे, और वो स्ट्रिंग्स जब आपस में क्या करेंगी, क्या ट्विस्ट करेंगी, फोल्ड करेंगी, तो उनके पास फोर्सेस, मैसेज या चार्ज जैसे करैक्टर्स आएंगे। ठीक है, ये आपके पास तमाम फोर्सेस को एक्सप्लेन करती है सवाई ग्रेविटी के, क्योंकि इसके मुताबिक फिर आपके पास जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है वो भी एक पार्टिकल के एक्सचेंज होने की वजह से बननी चाहिए, लाइक ग्रेविटॉन, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। लेकिन ये आपके पास जो है चूँकि डिस्कस करती है पार्टिकल्स को लाइक स्ट्रिंग्स के, उन्हीं के ट्विस्ट और फोल्ड करने से फोर्सेस जनरेट होती हैं, तो ये आपके पास तमाम फोर्सेस को एक्सप्लेन करती है। सो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 14 पार्टिकल फिज़िक्स। आई होप कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इंशाल्लाह हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।